एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हमने आपसे जो है वादा किया था भाई कि कंप्लीट जो है आपका सिलेबस जो है करवाएंगे। तो लास्ट 2 लेक्चर्स आपने देखा होगा। पहली क्लास तो ओरिएंटेशन की थी और दूसरी क्लास में हमने बेसिक्स यहाँ तक समझ लिया था। ओके, आज का गाइस हमारा जो मतलब की टारगेट है वो ये है कि जो हमारा सिलेबस है, अब मैं फिर से एक बार आपको जो है सिलेबस यहाँ पे जो है दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से चीज़ें समझ में आए। अब देखिए, यहाँ पे हमने अगर इसको दिखाऊं तो हमने यहाँ पे जो है रासायनिक अभिक्रिया का बेसिक समझा कि आखिरकार यहाँ पे रासायनिक क्रिया होती क्या है। ओके, अब ये हमने जो है रासायनिक अभिक्रिया को तो यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे हमने जो है रासायनिक अभिक्रिया को तो समझा बेसिक क्या है। आज हम उसके क्या बोलते हैं कि दर और साम्य और इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आइए इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। उप्स, कुछ टेक्निकल इशू है, थोड़ा समय देंगे मुझे 1 मिनट का ताकि मैं वापस उस पेज पे आ सकूं। ये रहा। ओके, तो ये हमने पूरा यहाँ तक समझ लिया था। ठीक है गाइस, चलिए अब हम यहाँ पे ओके, यहाँ तक कल मैंने एग्जांपल देकर समझा दिया था आपको, आई गेस, या जहाँ तक मुझे याद है। चलिए जी, आगे चलते हैं। ओके, सो आज हम समझते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वन है वो क्या है कि हम यहाँ पे जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर समझते हैं, यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया की दर, या इसी को वेग भी कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये कैसा है, क्या क्या चीज़ें, इनको आपको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, सिंपल सी बात है, आपको भी ये चीज़ मालूम है। इसका सिंपल से एग्जांपल मैं आपको पहले देता हूँ, फिर समझाता हूँ। आप लोगों ने अगर आप कभी बचपन में या फिर कहीं भी आप अगर कभी भी आटा की चक्की पे गए हैं, जहाँ पे आटे की मतलब इधर से गेहूं को डालते हैं और वहाँ से आटा निकलता है, तो वो कुछ इस तरह से रहती है। ये इस तरह से रहती है और यहाँ से अपन जो है गेहूं को डालते हैं, वीट को। ठीक है, डब्लू, इस पे हम लोग डालते हैं वीट को। यहाँ पे एक क्या होते हैं, मोटर होती है जो इसको पीस रही होती है, और इस तरह से यहाँ से आपका जो आटा होता है वो इस तरह से, यानी कि तगाड़ी या फिर जो भगोने में आटा, यहाँ से इसमें आटा आता है, ये आपका क्या होता है, आटा। ठीक है, यहाँ से डालते हैं आप गेहूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बहुत सारा गेहूँ आप यहाँ पे डाल रहे होते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और गेहूँ धीरे 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 क्या बोलते हैं कि ख़त्म होता जाता है और आटा यहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा होता जाता है। समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सा? पहला तो अभिकारक। अभी अभिकारक क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट, या फिर जो भाग ले रहे हैं। ठीक है, जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। ठीक है, अभी समझाता हूँ कि क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ, मुझे टाइम देंगे थोड़ा सा। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे देखिए, इस पूरी प्रोसेस में, आटा बनने की पूरे प्रोसेस में भाग कौन ले रहा है? गेहूँ। तो गेहूँ क्या हुआ आपका? रिएक्टेंट हुआ। ठीक है, तो एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है यहाँ पे उत्पाद। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। फाइनल आपको प्रोडक्ट क्या मिला? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फाइनल जो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है? आटा है। आ रही बात समझ में? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 चीज़ होता है। पहला तो होता है आपका रिएक्टेंट, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका यहाँ पे, बोलिए, प्रोडक्ट। बात समझ में आ जाए? तो 2 चीज़ यहाँ पे होते हैं। अब देखिए, ऑब्वियस है, जैसे जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा यूँ कि उसका जो रिएक्टेंट है वो लगातार कम होगा, और जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट है वो लगातार बढ़ेगा। तो हम उसको इस तरह से एक ग्राफ में समझा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे समझिए, अगर मैं बात करूँ रिएक्टेंट की तो मैं इसको अलग रंग से दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट समय के साथ लगातार क्या होगा, क्या बोलते हैं, घटता जाएगा। और इसी तरह से जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट समय के साथ लगातार बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आपका क्या है? प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट, और ये क्या आपका? रिएक्टेंट। या इसको बोलते हैं अभिकारक,
अभिकारक बोलेंगे और इसको बोलेंगे उत्पाद। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल है, फिर से समझाता हूँ कि अगर आप गेहूं के आटा की चक्की पे गए हैं, है ना, गेहूं ही नहीं किसी भी आटा चक्की पे अगर आप यहाँ पे क्या बोलते गए हुए हैं, तो आपने ये चीज़ देखी हुई कि जैसे जैसे यहाँ पे गेहूं लगातार डालते जाएंगे, आप यहाँ से लगातार 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 डालते जाएंगे, तो शुरुआती में जब ये चक्की बंद होगी या फिर चक्की शुरू ही हुई होगी, तो यहाँ पे काफ़ी सारा, मतलब ये यहाँ पे आप केवल देख रहे हैं, अगर इसमें 0 बोलूँ, इसको 10 बोलूँ और यहाँ पे जिसको 10 बोलूँ, तो आप देख रहे हैं इस इनिशियल फेज में जब आपने गेहूं, ध्यान समझिए, इस वाले पॉइंट पे जब आपने, मैं इस वाले पॉइंट को हरे रंग से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे जब आप गेहूं डाल रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप गेहूं डाल रहे हैं उस टाइम पे जो आपका अभिकारक है या फिर जो आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, तो वो अपने हाईएस्ट पोजीशन पे, यानी कि बहुत सारा गेहूं है, लेकिन जैसे 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 समय बीतता जाएगा गेहूं पीस पीस के गेहूं तो खत्म हो गया। लेकिन जब अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसी पॉइंट पे जब आपका जो है रिएक्टेंट टॉप पे है, तो आपका प्रोडक्ट 0 है, मतलब अभी तो कोई गेहूं आए, यानी कि कोई आटा आए नहीं, जैसे जैसे गेहूं पीसेगा वैसे वैसे ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? तो आपका जो रिएक्टेंट है वो लगातार लगातार कम होता जाएगा और आपका जो मतलब कि प्रोडक्ट है वो बनता जाएगा। बात समझ आई? क्योंकि हमको ये भी पता है कि आखिरकार रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बनता है, यानी अभिकारक से ही तो उत्पाद बनता है। आई बात समझ में? बट दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इस वाले पॉइंट पे आपका मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। ये पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है दोस्तों, ये ऐसा पॉइंट है, ये इसको मैं अलग रंग से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जहाँ पे ध्यान से समझेंगे, प्रोडक्ट है जो आपका क्या बोलते हैं प्रोडक्ट है, और जो आपका रिएक्टेंट है उनका दोनों एक साथ आ गए। मतलब कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपका रिएक्टेंट और जो है प्रोडक्ट है वो एक साथ आ गए। मतलब कि अगर मैं इसको x बोल दूं और यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट उसको y बोल दूं, तो ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे x बराबर हो गया है y के। बस समझ में आ रही नहीं आ रही? और इसी पोजीशन को जहाँ पे x हो जाए y के बराबर, यानी कि जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक दूसरे के बराबर हो जाए, इस पॉइंट को बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विलिब्रियम। डिटेल में हम इसको समझेंगे, बट अभी के लिए जहाँ पे आपका प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट के बराबर हो जाए, उस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिक बातें करी। लेकिन सर ये बताइए कि अभी तो आपने पूरा एग्जाम्पल दिया, ये जो आपने टर्म लिखी यहाँ पे, कौन सी टर्म लिखी? ये अभिक्रिया की जो दर, ये क्या है? इसको समझते हैं। ये आपको बेसिक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे समझिए ध्यान से। अब देखिए क्या होता है कि जब भी कोई एक रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो जब भी एक कोई केमिकल रिएक्शन या अभिक्रिया होती है दोस्तों, तो ध्यान से समझेंगे, जब भी कोई एक अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ ना कुछ आपके पास रिएक्टेंट होता है, वही रिएक्टेंट आगे जाके प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है। तो आपको ये मालूम चलता है कि अगर मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट ए ले लूँ या फिर एक केमिकल रिएक्शन लिखूँ, यहाँ पे मान लीजिए ए प्लस बी नाम के कोई दो अलग अलग रिएक्टेंट है जो कि C+D नाम का प्रोडक्ट बना रहे हैं। इतना समझ में आया आपको? यानी कि A प्लस बी, ये लोग कौन है? ये आपके अभिकारक हैं। ये कौन है दोस्तों? अभिकारक। समझ में आया? और ये कौन है? ये आपके उत्पाद हैं। ये बात समझ में आई? मैंने आपको जब ये एग्जाम्पल समझाया था तो आपको पता है शुरुआत में गेहूं की मात्रा या गेहूं की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्ट में चेंज होता जाएगा, गेहूं की क्वांटिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी और आपका जो है प्रोडक्ट वो अधिक अधिक बनता जाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि ध्यान समझेंगे कि हमारा जो मतलब कि प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं अगर आपको हाईलाइट जो है क्या बोलते हैं कि करके दिखाऊं, यहाँ पे इस वाले पॉइंट से, सॉरी हाईलाइट नहीं काम कर रहा, एक सेकंड टाइम दीजिए मुझे, मैं कोई और पेन लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मेरा जो प्रोडक्ट है या फिर जो मेरा क्या बोलते हैं रिएक्टेंट है, वो तो लगातार कम होता जाएगा, लेकिन जो मेरा क्या बोलते हैं प्रोडक्ट है वो लगातार इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो आप देख रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? आप सिंपल से एक बात देख पा रहे हैं कि सर हमारा जो अभिकारक है इसकी मात्रा लगातार कम हो रही है, लेकिन मेरे जो क्या बोलते प्रोडक्ट है उसकी मात्रा लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताइए। तो जो अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है, जो हम इतने देर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं,
अभिक्रिया की जो दर होती है वो बराबर होती है किसके? वो बराबर होती है ए या बी, ए या बी के सांद्रता या सांद्रता में कमी, सांद्रता में कमी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे या फिर समय अंतराल में। सब कुछ समझाऊंगा, घबराना नहीं है। समय अंतराल में, किसी एक जो पर्टिकुलर समय अंतराल में, और ये बराबर होगा किसके? ये आपका बराबर होगा सी या डी के सांद्रण या सांद्रता में बढ़ोतरी, ठीक है। और किसमें? एक पर्टिकुलर किसी समय अंतराल में। देखिए समझाता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ, बिल्कुल हमको घबराना नहीं है। एक एक चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे, बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैं ये बोला कि जब कोई अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो ए या बी ये कौन है? ये आपके रिएक्टेंट है। बात समझ में आ रही है आपको? एक हम यहाँ पे थे, मैं क्या समझा रहा था आपको कि ए या बी की सांद्रता में, कभी देखिए नए वर्ड यहाँ पे आ गया सांद्रता। क्या है यहाँ पे? देखिए सांद्रण या फिर सांद्रता, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। अभी देखिए कंसंट्रेशन क्या है, समझाता हूँ। देखिए अगर आपने शहद देखी है, हनी, ठीक है, हनी अगर आपने देखी है, अगर आपने यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि शहद को देखा है, तो अगर आपने हनी देखी है, हनी या शहद, तो आपने देखा होगा वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा रहता है, मतलब उसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास बहुत सारा क्वांटिटी में कोई क्या पदार्थ है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उस टाइम पे हम कहेंगे उसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे आपने कुछ में ऐसा मिलाया कि उसकी क्वांटिटी लगातार कम होने लगी, तो उसको बोलेंगे उसकी सांद्रता कम होने लगी। बात समझ में आ रही? तो देखिए वही चीज़ है कि अगर यहाँ पे देखो ए या बी के सांद्रता में कमी, ऑब्वियस है ये सांद्रता में कमी होगी तभी तो मेरा ना कोई प्रोडक्ट बन पाएगा। अगर ये सांद्रता में कमी ही नहीं होगी तो मेरा आउटपुट कैसे जो है जनरेट होगा? नहीं होगा। बात समझिए भाई, सब सिंपल सी बात है। ये मेरी एक मशीन है, अगर मैं इधर से कुछ इनपुट डाल रहा हूँ तो इधर से कुछ आउटपुट आएगा। जो ये इनपुट मैं डालूंगा उसी का यूज़ करके तो आउटपुट बनेगा। ऐसा अंदर कोई जादू तो है नहीं कि भाई मैं जो इनपुट डालूंगा उसी से मेरा आउटपुट आएगा। इतना बात समझ में आता है? तो वही चीज़ है कि जैसे जैसे सांद्रता में परिवर्तन होएगा, और किस में होएगा, ये जो टाइम हमने दिया है, ये जो हमने समय दिया है, कोई टाइम दिया है, उस टाइम पे ही होएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो उस टाइम में सपोज कि मैंने 5 सेकंड का टाइम दिया, 5 सेकंड के अंदर ही मेरे ए और बी को मिला करके कोई सी और डी बन रहे होंगे। सिंपल सी बात है। अरे ये बात समझ नहीं आती, बात समझ में, एक और एग्जांपल है फिर समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए मैंने पानी लिया, फिर मैंने क्या लिया, यहाँ पे शक्कर लिया। ध्यान से समझेंगे, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अगर हमने ए प्लस बी मिलाया, ऑब्वियस है मुझे सी मिला। सी क्या है मेरा? शरबत है। सी मेरा क्या है? शरबत है। तो सी मेरा शरबत है। अगर ए बी जितना ज़्यादा मैं पानी डालूंगा और जितना ज़्यादा मैं शक्कर डालूंगा, मेरा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बनेगा। बात समझ में आ रही? लगातार जैसे ही शक्कर यानी कि शक्कर जैसे ही पानी में घुलेगी और पानी भी आपस में जब वो मिलेंगे, तो शक्कर लगातार हमको दिखना बंद हो जाएगी। तो हमको ये लगेगा कि देखिए उसकी सांद्रता में कमी आ रही है। किसके? शक्कर की सांद्रता में कमी आ रही है, पानी की सांद्रता में कमी आ रही है। लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है। कौन से टाइम पे? 5 मिनट के अंदर। बात समझ में आई? तो ये होता है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की जो दर होता है, मैं उसको एक बार आपको बता देता हूँ फिर से सिंपल भाषा में क्या होता है, जो मतलब क्या आप लिखेंगे एग्जाम्पल में। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको अपने नोट्स में लिख लेंगे, हालांकि मैं नोट्स दूंगा। तो अगर इसको, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अगर हमको इसको जो है टेक्निकल भाषा में समझना है तो हम कैसे बोल पाएंगे कि किसी इकाई समय अंतराल में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी इकाई समय अंतराल में संपन्न हो रही, यानी कि इकाई समय अंतराल में संपन्न हो रही, ये जो पूरी अभिक्रिया संपन्न हो रही है ना, संपन्न हो रही किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद या अभिकारक, उत्पाद ये आपका उत्पाद हो गया और ये अभिकारक हो गया, उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। बात समझ में आई? तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी इकाई समय अंतराल में संपन्न हो रही किसी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन, है ना,
या मैं इसको फिर से यहाँ पे आपके लिए रिपीट यहाँ पे जो है कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या इसकी डेफिनेशन क्या बन पाएगी, देखते हैं यहाँ पे। किसी इकाई समय अंतराल में संपन्न हो रही किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में, है ना, सांद्रता में परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने एक चीज़ लिखी यहाँ पे, ऊपर वाले जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें ये चीज़ समझाई मैंने आपको कि ए और बी की सांद्रता में कमी समय अंतराल में वो सी और डी के जो है उत्पादन के इसमें जो क्या होता है बराबर होता है। मतलब इन दोनों का जो रेशियो वो हमेशा इक्वल रहेगा, मतलब इनका जो अनुपात है वो कैसा रहेगा, हमेशा समान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि इनका मैंने ये क्या बोलते बराबर इसलिए लगाया। अब मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे बराबर का चिन्ह क्यों लगाया, कि आखिरकार ये बराबर क्यों? बराबर इसलिए मित्रों क्योंकि आपको पता है जितना मैं इधर से इस वाले एग्जाम्पल में आओ कि जितना मैं यहाँ पे अगर इस वाले एग्जाम्पल में हम अगर आते हैं थोड़ा, तो जितना मैं गेहूँ डालूंगा उतना ही तो मुझे आटा मिलेगा। कहने मतलब क्या है कि ये इक्वल साइन इस चीज़ को बता रहा है कि जितना आपके पास उत्पादक रहेगा उतना ही आपका उत्पाद बनेगा, या फिर जितना आपका अभिकारक होएगा उतना ही आपको उत्पाद मिलेगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एग्जाम्पल है ना, तो सपोज कीजिए मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, तो लेट से मैंने पहले भी जो बताया वो एग्जाम्पल होता है ए प्लस बी, और ये बना रहे हो सी प्लस डी। ऑब्वियस है ये मेरे उत्पाद हैं, या फिर ये हम बोले ये प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या बताइए ज़रा, ये मेरा अभिकारक है ना, अभिकारक या फिर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। समझ में आया? तो मैं क्या बोल पा रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो आपस में जितना इधर आप डालोगे उतना ही ये इसके बराबर आएगा। बात समझ में आ रही? तो इसको ना हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे दिखाते हैं, ध्यान समझेंगे एकदम, मैं सबसे समझाऊंगा एकदम ध्यान से, मेरे साथ बोलेंगे। इसको बोलते हैं डेल, साइन को बोलते हैं डेल, क्या बोलते हैं डेल, है ना, डेल ए अपॉन डेल टी माइनस, समझाऊंगा ये क्या है, इक्वल टू डेल बी बाई डेल टी माइनस, सब कुछ समझाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, डेल सी बाई डेल टी एंड डेल डी बाई डेल टी। देखिए एकदम ध्यान समझिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, एकदम ध्यान समझेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, है ना। देखिए ये क्या लिख दिया, यही तो है, क्या है ये, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर है। ये क्या लिख दिया सर आपने, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आइए कि भाई माइनस क्यों लगाया आपने, माइनस इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये क्या है मेरा, ये मेरा अभिकारक है जो लगातार समय के साथ कम होगा, और ये कम हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। लेकिन ये हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, और इसलिए इसमें कुछ नहीं लगा, मतलब ये प्लस लिखा हुआ। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएंगे सर, ये डेल, ये जो आपने डेल लिखा है ये डेल क्या है? डेल हमेशा दिखाता है चेंजेस को। ये क्या दिखाता है, चेंजेस। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने 11th में फिजिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा। मान लीजिए अगर मेरे को, मान लीजिए दो टेम्परेचर है, मान लीजिए एक टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर T2 है, अगर मेरे को इनके बीच का गैप लेना है, चेंजेस लेना है, मैं बोलूँगा डेल टी लिखा हुआ है। डेल टी का मतलब क्या होता है कि T2 या फिर T1 माइनस T2। अगर मान लीजिए मेरे पास दो यानी कि मान लीजिए एरिया है, एक मान लीजिए एरिया A1 है
और ये एरिया है, अगर इनको मेरे को इनका माइनस लें तो हम इसको बोल देते हैं डेल ए। बात समझ में आ रहा है? हालांकि ये हमारा क्या होता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो डेल है इसका मतलब होता है चेंजेस, चेंजेस आपने क्या करे। बात समझ में आ रही? तो सिंपल सी बात है कि पहले कोई मेरा उत्पाद A1 रहा होगा, फिर उसके बाद वो A2 हुआ होगा, फिर A3 हुआ, यानी कि वो लगातार 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 कम हुआ होगा। इस तरह से B मेरा लगातार 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 B1 हुआ होगा, फिर B2 हुआ होगा, इस तरह से कम हुआ होगा। और इस तरह C1 भी तो मेरा क्या होगा, बनना स्टार्ट हुआ होगा। तो पहले C1 रहा होगा, फिर C2 रहा होगा, फिर C3 रहा होगा, इस तरह से D1 रहा होगा, D2 रहा होगा। तो इसमें जो लगातार चेंजेस आ रहे हैं ना, उन सारे चेंजेस को हमने डेल के अंदर दिखा दिया। भाई एक बात बताइए, अभी मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया था, ये देखिए इस ग्राफ को, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये आपका था क्या, अभिकारक। भाई आप देखिए ना, ये आपका अभिकारक हर एक पॉइंट पे लगातार 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 कम हो रहा है। और ये आपका क्या है, क्या प्रोडक्ट, ये भी लगातार 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वही ये डेल दिखा रहा। और डेल टी क्या दिखा रहा? भाई हर एक टाइम पर, अगर इस एक्सिस पर आप टाइम ले लो, इसमें आपने क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट को ले लिया, तो हर एक टाइम पे तो चेंजेस हो रहे हैं। अब देखिए इस वाले पॉइंट पे ये यहाँ आ गया, इस वाले पॉइंट पे ये यहाँ आ गया, इस वाले पॉइंट पे ये यहाँ आ गया, इस वाले पॉइंट को देखेंगे ये, तो मान लीजिए T1 मान लेता है टाइम, T2 मान लेते हैं, T3 मान लेते हैं, T4 मान लेते हैं। तो हर एक टाइम पे ध्यान समझेंगे, मान लीजिए मैंने ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो मैंने सपोज करिए कि 8:02 में स्टार्ट करा। तो जब 8:03 आएगा मेरे दोस्तों, तो ये कुछ ना कुछ जो है प्रोडक्ट बन चुका होगा। 8:04 आएगा तभी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन चुका होगा। तो वही चीज़ है कि हर एक टाइम फ्रेम पे देखेंगे ये चेंजेस लगातार लगातार हो रहे हैं। अब बात समझ में आ रही? तो डेल ए बाई डेल टी का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है कि वो उसकी सांद्रता में लगातार कमी हो रही है, इसलिए वो माइनस है। और प्लस का यहाँ पे मतलब इस वाले पोजीशन में अगर प्लस दिख रहा है या कुछ नहीं दिख रहा मतलब प्लस दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो लगातार बढ़ रहा है। अब डेल टी का मतलब क्या है कि हर एक टाइम पे वो चेंजेस हुए होंगे। ये देखो यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस। इसी प्रकार डेल ए में ये देखिए पहले A1 रहा होगा, फिर A2। मान लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए बात करें यहाँ पे, तो स्टार्टिंग के अंदर मान लेते हैं कि ये मेरा क्या बोलते हैं प्रोडक्ट है जो है ना, या फिर जो अभिकारक है, मान लेता हूँ ये मेरा 100 ग्राम रहा होगा स्टार्टिंग के अंदर। इस टाइम पे 80 ग्राम हो गया, फिर 60 ग्राम हो गया, फिर यहाँ पे 50 ग्राम हो गया, फिर 30 ग्राम हो गया, है ना। तो देखिए ये लगातार क्या सांद्रता में कमी तो आ रही है। और इस तरह ये भी मान लो 100 ग्राम रहा होगा, फिर 80 ग्राम रहा होगा, इस तरह ये बढ़ रहा। और जो हमारे इस तरह से क्या होते हैं प्रोडक्ट है, अब स्टार्टिंग के अंदर ये रहा होगा 0 ग्राम, फिर 30 सेकंड यानी कि 2 मिनट बाद ये बन गया होगा 20 ग्राम, मेरा क्या होता है प्रोडक्ट बन गया होगा। फिर अगले ही यानी कि तीसरे मिनट में ये आपका 50 ग्राम क्या बन गया होगा, प्रोडक्ट बन गया होगा। तो लगातार आप देख रहे हैं मेरा अभिकारक लगातार कम हो रहा है और मेरा जो क्या प्रोडक्ट हो रहा है लगातार बढ़ रहा है। तो ये आई गेस इतना समझाने के बाद आपको ये पूरा समझ में आ गया हो। तो देखिए इस डेफिनेशन को फिर समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि किसी, पेन का रंग बदल देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पे बात कर लेते हैं, किसी इकाई से, ये तो दिख ही नहीं रहा, इसको कर लेते हैं। देखिए लिखा है किसी इकाई समय अंतराल में, ये आपको समझ में आ रहा है, ये इकाई समय अंतराल, किसी इकाई समय अंतराल में संपन्न हो रही किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है ना, में उत्पाद या अभिकारक, उत्पाद ये आपका उत्पाद है, ये वाला उत्पाद है, और ये अभिकारक है। उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अब देखिए सांद्रता में परिवर्तन तो हो ही रहा, तभी हमने यहाँ पे डेल ए बाई डेल टी लिखा है यहाँ पे इस तरह से, है ना। तो परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। बात समझ में आ गया इस तरह से? ओके, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा और समझते हैं, देन इसके बाद हम आपको समझाते हैं। 1 मिनट टाइम दीजिए मुझे। ओप्स, कुछ टेक्निकल इशू है, थोड़ा समय देंगे मुझे। ओके, सपोज कीजिए यहाँ पे दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करिए हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लेकर ले लिए, हाइड्रोजन एटम ले लिए और प्लस ऑक्सीजन ले लिया। अब आपको पता है यहाँ से पानी बनने वाला है, तो हमने क्या किया, H2O ले लिया। H2O मेरा बन गया। अगर मेरे को इसका केमिकल रिएक्शन लिखना पड़े या फिर रासायनिक अभिक्रिया की अगर मुझे इसकी जो है दर लिखना पड़े, तो मैं कैसे लिखूँ, ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। माइनस डेल H2 बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल O2 अपॉन डेल टी, और ये बनेगा क्या, डेल H2O बाई डेल टी। तो ये इस तरह से बना, समझ में आया कि नहीं है? मतलब देखिए
हाइड्रोजन लगातार कम हो रहा होगा, ऑक्सीजन भी कम हो रहा होगा और आपका पानी लगातार बन रहा होगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया की जो क्या बोलते दर या वेग। बात समझ में आ गई? तो आज यहीं तक रखते हैं। कल वाली क्लास हम ये देखेंगे कि इसके कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिस पे ये डिपेंड करता है कि अभिक्रिया की जो है दर है, ऐसा कौन कौन से फैक्टर हैं, अगर उसको बढ़ा दे तो हमारी अभिक्रिया की जो दर है या रेट है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तब तक के लिए इस वाले जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में पूरा का पूरा जो है मतलब कि वीडियो को शेयर करिए, और हाँ लाइक तो आप जो है करेंगे ही क्योंकि पूरा कंटेंट ही इतना शानदार है। ओके, तब तक के लिए हमें इजाज़त, हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।